पाटलिपुत्र में अब तक आपने देखा। स्वतंत्रता के बाद से बिहार में कांग्रेस का ही राज रहा, लेकिन चुनाव दर चुनाव उसकी लोकप्रियता घट रही थी। एक तरफ भ्रष्टाचार से जनता त्राही त्राही कर रही थी, दूसरी तरफ जात पात की सियासत मुख्य धारा में घुलती जा रही थी। धीमे धीमे बटा हुआ ही सही विपक्ष खड़ा हो रहा था। देश भर में खिसकते जनाधार के बीच 1967 में बिहार में पहली गैर कांग्रेसी सरकार बनी, लेकिन अस्थिरता का ऐसा माहौल था कि 5 साल में 9 सरकारें बदल गईं। 1971 में पाकिस्तान को युद्ध में ऐतिहासिक शिकस्त देने के बाद कांग्रेस की छवि फिर बदली। बिहार में बहुमत मिला, लेकिन पार्टी के भीतर दरारें कायम रहीं और प्रदेश की जनता का असंतोष फिर सतह पर आने लगा। अब आगे। नमस्कार, प्रणाम, मैं हूं श्वेता सिंह। चुनाव भावनात्मक आधार पर जीते जा सकते हैं, पर सत्ता नहीं चलाई जा सकती। भूखे पेट के आगे भावनाएं जवाब दे जाती हैं। फिर बिहार तो भयंकर अकाल और राजनीतिक अस्थिरता से गुजरकर अपने पैरों पर खड़ा होने की कोशिश कर रहा था। पाटलिपुत्र की धरती ने अब तक राजनीतिक आंदोलन देखे थे, जातीय आंदोलन देखे थे। 1970 का दशक बिहार में सबसे बड़े छात्र आंदोलन का साक्षी बन रहा था। उन दिनों छोटे बड़े हर मुद्दे पर छात्र सड़क पर निकल आते थे। कभी हॉस्टल में खाना अच्छा नहीं मिलने के कारण, कभी पढ़ाई के स्तर को लेकर, कभी छात्रवृत्ति की राशि बढ़ाने की खातिर। बेरोजगारी की बात, भ्रष्टाचार की बात, जो फासिस्ट टेंडेंसी थी उसकी बात। महंगाई पर रोक लगाओ, भ्रष्टाचार मिटाना है, नया बिहार बनाना है, शिक्षा नीति में बदल करो। मुद्दे यही थे कि मुल्क में उनके हिसाब से जिस प्रकार का प्रशासन होना चाहिए था वो नहीं था। उनके हिसाब से ऐसा था कि भ्रष्टाचार था, उसको दूर करना चाहिए। इसी समय बिहार के तत्कालीन शिक्षा मंत्री का बेटा परीक्षा में फेल हो गया, पर मगध यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर ने उसे ग्रेस मार्क्स देकर पास कर दिया। आरा के छात्र भड़क उठे। उनका कहना था कि यह फॉर्मूला भला हर फेल होने वाले छात्र के लिए लागू क्यों न हो। कुछ ही दिनों में समूचे भोजपुर के छात्र इससे जुड़ गए। समान शिक्षा, शिक्षा में भेदभाव आदि को लेकर के छात्र और बढ़ी हुई फीस को लेकर के पहले ही संघर्षरत थे। उसके बाद जब ये प्रकाश में आई तो पूरे बिहार में बवाल मच गया। दरअसल एक सरल सा फलसफा है जो सरकारें कभी नहीं समझती। मुश्किल कितनी भी छोटी हो, वो दमन से बड़ी हो जाती है। पुलिस ने लाठियां भांजी तो पूरे बिहार के छात्र इस आंदोलन से जुड़ते चले गए, और जैसे जैसे क्षेत्र का विस्तार हो रहा था, मुद्दे भी जुड़ते जा रहे थे। फरवरी 1974 में कई सम्मेलनों और बैठकों के बाद अब छात्र शिक्षा से लेकर रोजगार और महंगाई तक पर विरोध प्रदर्शन करने लगे। देखिए, 74 का जो दशक चल रहा था तो पटना में यूनिवर्सिटी, चूंकि पटना कॉलेज हमेशा से उस समय का बिहार का सबसे अग्रणीय विद्यालय हुआ करता था, तो वहाँ महंगाई, बेरोजगारी, इन्फ्लेशन, ये सब चीज़ों को लेकर विरोध हो रहा था। इसी बीच पुलिस घुसती है और इन कैंपस घुस के गोलियां चला देती है, जिसमें दुर्भाग्यवश 10 विद्यार्थी शहीद हो जाते हैं। पुलिस को ये लगता है कि दमन करके वो भीड़ को कंट्रोल कर सकते हैं, दमन करके भीड़ को तत्काल आप हटा सकते हैं, लेकिन इसके बाद जो लौट के सुनामी आएगा, प्रशासन को इसका अंदाजा ही नहीं था। जो छात्र नेतागण थे वो किसी न किसी राजनीतिक पार्टी से जुड़े हुए थे। जैसे युव जनसभा वाले सोशलिस्ट थे, जनसंघ से विद्यार्थी परिषद वाले, उन्हीं का सहारा लेकर पॉलिटिकल नेतागण इसमें इंटरफेयर करने लगे। जबकि हम लोगों ने विचार किया था कि कोई भी पॉलिटिकल पार्टी को हम छात्र आंदोलन में
इंटरफेयर नहीं करने देंगे। लेकिन वो लोग पुराने खिलाड़ी थे, किसी न किसी रूप में वो लोग आकर के आंदोलन को पॉलिटिकलाइज कर दिया। कमोवेश इसी वक्त गुजरात में भी छात्र आंदोलन चल रहा था। हॉस्टल की बढ़ी हुई फीस को लेकर उठा मुद्दा बढ़ते बढ़ते राजनीतिक हो गया। बिहार में रहने वाले जयप्रकाश नारायण को भी छात्रों ने न्योता दिया कि गुजरात आइए। घटनाक्रम से केंद्र पर ऐसा दबाव बना कि जेपी के जाने से पहले ही 9 फरवरी 1974 को वहां के जो मुख्यमंत्री थे चिमन भाई पटेल, उनको पद से हटा दिया गया। गुजरात आंदोलन की सफलता ने बिहार के छात्रों को नई प्रेरणा दे दी। 24 फरवरी को करीब 200 छात्रों ने मुख्यमंत्री आवास के सामने अनशन किया। अगले ही दिन पटना में धारा 144 लगा दी गई और सभी शिक्षण संस्थानों को बंद कर दिया गया। सरकारी दमन की हर नीति बगावत को कुछ और भड़का रही थी। 2-4 दिन में हमने न्यूज़पेपर में एक छोटा सा न्यूज़ पढ़ा कि पटना यूनिवर्सिटी के दीक्षांत प्रवचन में जयप्रकाश जी ने ऐसा कहा कि इतने सारे समाज के सवाल है, व्यापक सवाल है, ये पढ़ाई का कोई मतलब नहीं है, ये यूनिवर्सिटी बंद करके जंग में लोगों को लग जाना चाहिए। हमें लगा कि हम जो बात कर रहे हैं वो कोई बात करने वाला इतना बड़ा आदमी एक जमाने का आंदोलन का था, हमारी आज़ादी के आंदोलन का, तो ये आवाज़, इतना बड़ा आदमी कुछ ये हमारे जैसे ही बात कर रहे हैं पटना में, तो हम लोगों ने यहाँ से टेलीग्राम भेजा। गुजरात से चला हुआ छात्रों का ये आंदोलन अपने चरम पर था। वहाँ की विधानसभा भंग करो का कार्यक्रम पूरा हो चुका था। मोरारजी भाई भूख हड़ताल पे चले गए तो इंदिरा गांधी को विधानसभा भंग करनी पड़ी और उसी क्रम में पहला जनता पक्ष का वहाँ चुनाव हुआ, जिसमें बाबू भाई पटेल मोरारजी भाई के करीबी मुख्यमंत्री बने और उसकी चमक समूचे देश में हुई। लेकिन उस आंदोलन को सबसे ज़्यादा गंभीरता से बिहार के नौजवानों ने लिया। आंदोलन की रफ्तार सुस्त न पड़े, इसके लिए छात्र संचालन समिति बनाई गई। इस समिति में लालू प्रसाद यादव, सुशील कुमार मोदी, रविशंकर प्रसाद, शिवानंद तिवारी और नीतीश कुमार जैसे कई छात्र नेता शामिल किए गए। 27 फरवरी को छात्र नेता बिहार के शिक्षा मंत्री से मिलने गए, लेकिन मुलाकात नहीं हो सकी। आंदोलनकारी छात्रों ने उसी वक्त तय कर लिया कि अब आंदोलन कॉलेज में नहीं, विधानसभा के घेराव के साथ होगा और तारीख तय हुई 18 मार्च 1974। इसको लेकर के हम लोगों ने सारे छात्र संघों के पदाधिकारियों की बैठक बुलाई और वहीं पर हुआ कि हम लोग 18 मार्च को विधानसभा मार्च करेंगे। बाद में हम लोग पर बहुत लाठियां चली। फरवरी में एक बैठक हुई थी और उसमें यह तय हुआ कि 18 मार्च 1974 को सारे लोग यहाँ आंदोलन करेंगे, चूंकि 18 मार्च से विधानसभा का सेशन शुरू होने वाला था। छात्रों के ऐलान को देखते हुए उस रोज हर ओर नाकेबंदी थी। फिर भी सुबह से ही जेब में कलम और रुमाल लेकर आंदोलित भीड़ विधानसभा के इर्द गिर्द जमा होने लगी। जैसे ही राज्यपाल डॉक्टर रामचंद्र ढोंडेबा भंडारी को भीड़ ने विधानसभा में घुसने से रोका, पुलिस ने भीड़ पर लाठी चार्ज कर दिया। खून के फव्वारों से पटना की सड़कें लाल होने लगी। भीड़ ने जब इस बर्बरता का विरोध किया तो पुलिस ने अंधाधुंध गोलियां चलानी शुरू कर दी। कई लोग मारे गए, देश सन्न रह गया। तत्कालीन जो राज्यपाल थे बिहार के, उनको जाना था विधानसभा अपना कुछ संवैधानिक कर्तव्य पूरा करने के लिए, तो उनकी गाड़ी को रोकने की चेष्टा की गई। लोगों ने, जिसमें छात्र प्रमुख थे,
उनकी गाड़ी को घेर लिया। पुलिस बाध्य हो गई थी राज्यपाल जी को सुरक्षित रूप से राजभवन से विधानसभा तक ले जाने के लिए। तो पुलिस ने कार्रवाई की थी, अश्रु गैस वगैरह छोड़े थे। तो राज्यपाल जी तो चले गए वहाँ, लेकिन वो घटना तो घटी। उस समय जो आंदोलन था एक किस्म से उसने एक हिंसक रूप ले लिया था। नौजवानों की भीड़ थी, नौजवानों की का जुलूस था। अब स्वाभाविक है कि भले धक्का मुक्की ये सब हुआ और उसी में पुलिस का लाठीचार्ज हुआ। उसके बाद समझिए कि टीयर गैस चला, आर ब्लॉक के पास जो पेट्रोल पंप है उसमें लड़कों ने आग लगा दिया, सैटेलाइट ट्रेस जल गया, एज व्हीलर की दुकान लूट गई, पुलिस को गोली चलानी पड़ी। इसी बीच खबर उड़ी कि गोलीबारी में छात्र आंदोलन के अगुआ लालू प्रसाद यादव मारे गए और पुलिस ने उनकी लाश कहीं छुपा दी है। उसी में हल्ला मच गया कि लालू यादव मारा गया। तो जो लालू यादव को नहीं भी जानते थे, लोगों की जिज्ञासा हुई कि कौन लालू यादव, तो वो नेता पटना यूनिवर्सिटी के विद्यार्थियों का नेता था लालू यादव, मार दिया गया। यह आंदोलन चूंकि किसी के नेतृत्व में नहीं था, किसी पॉलिटिकल व्यक्ति के नेतृत्व नहीं था, ये स्वतः स्फूर्त और छात्रों के हाथ में था। तो उसमें बहुत से ऐसे एलिमेंट्स भी आ गए जो छात्र नहीं थे। पटना में कर्फ्यू लगा दिया गया, लेकिन भीड़ अब बेकाबू हो चुकी थी। भीड़ के निशाने पर मुख्यमंत्री अब्दुल गफूर और उनकी सरकार के मंत्री आ गए। छात्रों का बेकाबू गुस्सा देखते हुए सीएम समेत ज्यादातर मंत्री भाग खड़े हुए। ये जो भी घटनाएं घट रही थी उसमें अब्दुल गफूर का उसकी कोई भूमिका नहीं थी। अब्दुल गफूर तो माने जाते हैं कि कांग्रेस के ईमानदार एक मुख्यमंत्री माने जाते हैं। उनको तो सब लोगों में आपस में विवाद था तो इनको बना दिया गया। उनकी कोई भूमिका इसमें ज्यादा नहीं थी। लेकिन जुल्म करने वालों के हाथ अब भी नहीं कांप रहे थे। अब्दुल गफूर ने पुलिस को गोली चलाकर स्थिति काबू में करने के निर्देश दे दिए। पटना कॉलेज के परिसर में घुसकर पुलिस ने गोलियां चलाईं। 10 छात्र मारे गए थे। तमाम पार्टियों से लोग निराश हो चुके थे। किसी भी नेता को उस समय हालत ऐसी थी कि नौजवान खास करके नौजवान छात्र ये नेताओं के प्रति इतने होस्टाइल थे, मंच पर चढ़ने को इजाजत नहीं मिलती थी। दर्जनों छात्र अधमरे हो चुके थे, दर्जनों खून से लथपथ थे, पर कोई अस्पताल नहीं गया। सभी छात्र एक दूसरे को थामे सीधे पटना के कदम कुआं गए, जयप्रकाश नारायण के घर। छात्रों ने जेपी से आंदोलन की कमान थामने की दरख्वास्त की। जयप्रकाश नारायण 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन के नायक माने जाते थे। स्वतंत्र भारत में वो जवाहरलाल नेहरू के बाद सबसे बड़े और लोकप्रिय नेता थे। कांग्रेस का विकल्प जयप्रकाश के नेतृत्व में सोशलिस्ट पार्टी को ही माना जाता था। यह सच है कि पहले आम चुनाव में सोशलिस्ट पार्टी की हार से वो काफी निराश हो गए और उन्होंने सक्रिय राजनीति छोड़ दी, सर्वोदय की राह पकड़ी। लेकिन जेपी की छवि ईमानदार नेता की थी। अब्दुल गफूर खान साहब वहाँ पे मुख्यमंत्री थे। जयप्रकाश जी राजनीति से संन्यास ले चुके थे, लेकिन वहाँ के छात्रों ने आग्रह किया कि आप इसका नेतृत्व करें। देखिए, उस समय को समझना होगा जब आंदोलन जन्म ले रहा था। करप्शन की बड़ी शिकायत थी। लोगों के मन में भाव था कि जो स्वतंत्रता के सपने थे पूरे नहीं हो रहे, और ऐसे में एक ईमानदार नेतृत्व करता है जिसका अपना कोई स्वार्थ नहीं था। व्यवस्था परिवर्तन की बात जब करने लगा तो किसी भी व्यक्ति के मन में जब ये भाव आता है कि हमारा नेतृत्व करता ईमानदार है, उसके मन में कोई स्वार्थ नहीं, तो हर सीमा को पार कर लोग साथ हो जाते हैं। जयप्रकाश नारायण ने छात्र नेताओं की बातें सुनी।
वो खुद भी बढ़ती हुई महंगाई, भ्रष्टाचार, बेरोजगारी से चिंतित थे। छात्रों ने जब उनसे नेतृत्व संभालने का आग्रह किया तो उन्होंने छात्र नेताओं के सामने शर्त रखी। मैं स्वास्थ्य के कारण लाचार हूं। दिल में हिम्मत है मगर नाजुक स्वास्थ्य के कारण हिचकता हूं, वरना विद्यार्थियों का आह्वान करता, कहता कि 1 वर्ष के लिए कॉलेज छोड़कर निकल चलो हमारे साथ। इस देश में हम लोकतंत्र का एक नया ढांचा खड़ा करें। उन्होंने ये कहा था कि मैं नेतृत्व संभालूंगा, लेकिन इसमें किसी राजनीतिक दल का शुमार नहीं होना चाहिए, हम पार्टीलेस ढंग से इसको चलाएंगे। देखिए, मैंने हम राय सलाह आप सब लोगों से लेंगे, आप लोगों के राय सलाह की अहमियत होगी, लेकिन निर्णय जो है मेरा होगा। जेपी ने छात्र नेताओं को अपने विचारधारा के अनुसार चलने का शर्त रखा, जिसमें जातिवाद विरोध, भ्रष्टाचार विरोध, संपूर्ण क्रांति का नारा दिया जेपी ने। ये सब मांगने का छात्रों को कहा, तब वो लीड करेंगे। इस शर्त के साथ उन्होंने आंदोलन का नेतृत्व जो है कबूल किया। लालू प्रसाद यादव छात्र नेता के तौर पर अब तक इस आंदोलन की अगुवाई कर रहे थे। उनकी मौत की खबर से हड़कंप था, लेकिन इसी दौरान आकाशवाणी से लालू यादव ने आंदोलनकारियों को संबोधित किया। लोग मानने को तैयार नहीं होते थे। उम्र का ऐसा स्थिति आ गई थी जैसे गणेश जी को दूध नहीं पिला दिया था ये लोग, कि मैं देखा हूँ, आंख से देखे, ऐसे काटा, ऐसे गोली मारा, ऐसे ले गया, ऐसे बात। जेपी अभी औपचारिक तौर पर आंदोलन का नेतृत्व तो नहीं कर रहे थे, लेकिन बिहार में सरकार के खिलाफ उठ रही आवाजों को खामोश करती गोलियां उनका भी सीना छलनी कर रही थी। मुख्यमंत्री श्री अब्दुल गफूर को छात्रों से बात करनी चाहिए थी, अभी करनी चाहिए। वो अब्दुल गफूर से अंतरात्मा की आवाज पर त्याग पत्र देने की मांग कर रहे थे। पटना में लालू प्रसाद यादव, रविशंकर प्रसाद और सुशील मोदी जैसे बड़े छात्र नेताओं समेत करीब 1,500 छात्र गिरफ्तार कर लिए गए। तब 25 मार्च को छात्रों का एक जत्था फिर जयप्रकाश नारायण के घर पहुंचा। इस बार छात्रों ने जेपी से आंदोलन में सक्रिय भूमिका निभाने का आग्रह करते हुए सड़क पर अगुवाई करने की गुजारिश की। 2 दिन के बाद की तारीख तय की गई, लेकिन बीमारी के चलते जेपी इस दिन नहीं आ सके। जेपी 29 मार्च को आंदोलन में शामिल हुए। उस रोज छात्रों ने पीठ के पीछे हाथ बांधकर विशाल मौन जुलूस निकाला। उनका नारा था, हमला चाहे जैसा होगा, हाथ हमारा नहीं उठेगा। अहिंसा के प्रति पूरी प्रामाणिकता, चरित्र के प्रति, समाज को बदलने के प्रति। मुंह पर काला पट्टी बांध करके और जयप्रकाश जी ने उसी का प्लेज लोगों ने साइन कराया था। पूरा पटना शहर जो है जुलूस में शामिल है। सड़क के दोनों ओर छतों पर लोग खड़े हैं और जुलूस जो है जा रहा है। एकदम माने माहौल जो है वो एकदम माने जयप्रकाश के नेतृत्व संभालने से आंदोलन को व्यापक दिशा मिल गई। आंदोलन का चरित्र बदल गया। छात्रों के साथ बाकी नौजवान, किसान, बुद्धिजीवी जुड़ गए। आंदोलन राजधानी पटना से लेकर गांव कस्बों तक फैल गया। जयप्रकाश के कारण कवियों, लेखकों, पत्रकारों की बड़ी जमात आंदोलन में आ गई। फणीश्वर नाथ रेणु, बाबा नागार्जुन जैसे कवि आगे आए। नुक्कड़ों पर कवियों ने काव्य पाठ शुरू किया। एक आदमी ने उठा रखा है आम आदमी का सवाल, उठो जवान दोस्तों, उठो वतन के लाल, एक आदमी ने उठा रखा है आम आदमी का सवाल। रामधारी सिंह दिनकर जैसे लोग की कविता पढ़ी जाने लगी कि सिंहासन खाली करो कि जनता आती है।
कवियों के नारों से गजब की शक्ति निकलती। जुल्म का चक्का और तबाही कितने दिन, हम पर तुम पर सर्द सियाही कितने दिन। कवि सत्यनारायण की इस कविता ने नारे की शक्ल ली तो राम गोपाल दीक्षित की एक कविता भी हर आंदोलनकारी की जुबान पर रही। जयप्रकाश का बिगुल बजा तो जाग उठी तरुणाई है, तिलक लगाने तुम्हें जवानों क्रांति द्वार पर आई है। जयप्रकाश किया बिगुल बजा तो जाग उठी तरुणाई है, और तिलक लगाने तुम्हें जवानों क्रांति द्वार पर आई है। जन जन में जो पत्रकार है, चित्रकार है, चौक और चौराहे पर कवि है, सारे देश सब लोग यहाँ हमारे बिहार में हम सब लोग लग गए, इस आंदोलन के पीछे लगे, सारे साथ देने के लिए लोग लग गए। जयप्रकाश नारायण कभी जवाहरलाल नेहरू के बेहद करीब हुआ करते थे। जेपी की पत्नी प्रभावती और कमला नेहरू के बीच गाढ़ी दोस्ती थी। इंदिरा भी जेपी को अपने चाचा की तरह मानती थी। वो तो पारिवारिक तौर पे बहुत जुड़े हुए थे। जेपी उम्र में इंदिरा गांधी से 1 दशक से ज़्यादा बड़े थे, नेहरू के बहुत करीब थे और उन्होंने बचपन से इंदिरा गांधी को देखा था। इंदिरा गांधी उन्हें एक पिता की तरह, एक बुजुर्ग की तरह, जो परिवार से व्यक्तिगत तौर से जुड़े वैसा मानते थे। लेकिन अपने जीवन के सबसे बड़े सियासी संकट से जूझ रही इंदिरा समझती थी कि संकट की वजह जेपी है। निजी रिश्ते सार्वजनिक महत्वाकांक्षा की कसौटी पर चूर चूर हो गए। इंदिरा जी प्रधानमंत्री थी और यह एक बहुत सोची हुई, समझी हुई योजना थी विपक्ष की कि एक बार हम इंदिरा जी पर धावा बोल दें। तो जेपी ने जिस आंदोलन का नेतृत्व संभाला था, उसके साथ दूसरे लोग भी, रेलवे के कई कर्मचारी थे, वो लोग भी इसमें शामिल हो गए। तो पूरे मुल्क में एक माहौल बन गया था आंदोलन का। जेपी आंदोलन एक बड़ी चुनौती इंदिरा गांधी के लिए थी और फिर उस चुनौती का मुकाबला करने के लिए या उस चुनौती से पार पाने के लिए इंदिरा गांधी ने जो तरीके निकाले, वे तरीके डरी हुई इंदिरा गांधी के थे। मार्च 1974 बिहार आंदोलन के जरिए एक ऐसी तारीख बन चुका था जिसकी निगाहों में बिहार, लेकिन निशाने पर दिल्ली। दिल्ली में इंदिरा परेशान थी तो बिहार में जयप्रकाश नारायण संघर्ष तेज कर रहे थे। लेकिन होता भूडोल, बवंडर उठते हैं। जनता जब कोपाकुल हो भ्रिकुटी चढ़ाती है। दो राह समय के रथ का घर घर नाद सुनो, सिंहासन खाली करो कि जनता आती है। पाटलिपुत्र की भूमि से अपनी गरजती कलम से देश हिला देने वाले राष्ट्रकवि रामधारी सिंह दिनकर की ये पंक्तियां यूं तो 1950 में लिखी गई थी, लेकिन ये पाटलिपुत्र से उठी सबसे बड़ी चुनौती की आवाज बन चुकी थी। पांच जून 1974 गांधी मैदान, पटना। 29 जिलों से आए लाखों लोग जेपी का साथ देने के लिए पटना के गांधी मैदान में इकट्ठा हो चुके थे। दोपहर के लगभग 2:45 बजे जेपी ने गांधी मैदान में प्रवेश किया। इसी गांधी मैदान में अपने भाषण में जयप्रकाश नारायण ने क्रांति को संपूर्ण क्रांति में बदलने का आह्वान किया। ये क्रांति है मित्रों, और संपूर्ण क्रांति। जेपी जयप्रकाश नारायण जो थे, ये बहुत दूरदर्शी व्यक्ति थे। इन्होंने छात्रों से कहा कि आपका आंदोलन केवल छात्र तक सीमित नहीं होना चाहिए, इसे पूरे संपूर्ण क्रांति में बदलना है। और संपूर्ण क्रांति तभी बदलेगा जब आपका उद्देश्य केवल सत्ता को हटाना नहीं है, बल्कि व्यवस्था परिवर्तन करने के लिए सामाजिक और आर्थिक लड़ाइयाँ भी लड़नी है। इसी के लिए उन्होंने आंदोलन आगे किया और देखते देखते ये जन आंदोलन में परिवर्तित हो गया। स्कूल कॉलेज का बहिष्कार शुरू हो गया। युवाओं के तेवर क्रांतिकारी हो गए।
इंदिरा गांधी की बेचैनी बढ़ती जा रही थी। इंदिरा ने अब्दुल गफूर को हुक्म दिया कि आंदोलन हर हाल में दबाया जाए। इंदिरा गांधी बिल्कुल तानाशाह बनती गई और जिस तरह का व्यवहार उन्होंने जेपी के साथ में किया था, और कई बार उन्होंने बहुत हल्की बात कही थी। जो दूसरों के पैसों पर पलते हैं उनको नैतिकता बोलने का अधिकार नहीं है। इंदिरा जी सभी तरह के प्रयास करती थी। डिसइंफॉर्मेशन कैंपेन भी चलाती थी कि इसको पूंजीपति मदद कर रहे हैं। उस दौर में सीआईए का बड़ा हल्ला गुल्ला था कि सीआईए की मदद हो रही है। जो आंदोलन हुआ करता था यह स्वतंत्रता संग्राम का, उसमें दोनों जवाहरलाल और जेपी की एक तरीके से मिली भगत थी। हाँ, मिली भगत मतलब अच्छे सेंस में। तो इस पृष्ठभूमि पर इंदिरा जी समझती थी कि मैं अगर जो जेपी से अपील करूंगी तो वो मेरी बात सुन लेंगे और मैं उनको समझाऊंगी कि मेरे सामने क्या मुश्किलात हैं। तो उन्होंने बातचीत की, फिर उसके बाद चिट्ठी भी लिखी थी शायद, लेकिन वो बात बनी नहीं और ये आंदोलन फिर बढ़ता गया। इंदिरा के हुक्म की तामील करते हुए रांची, भागलपुर, मुजफ्फरपुर, मिथिला और जमशेदपुर समेत कई जगहों पर जबरदस्ती छात्रों को परीक्षा देने के लिए मजबूर किया गया। पुलिस ने लाठी डंडों से लेकर गोलीबारी तक का सहारा लिया, लेकिन छात्र अड़े रहे। पुलिस गोलीबारी में कुछ कम उम्र के छात्र मारे गए। जयप्रकाश नारायण ने शासन की इस ज्यादती के खिलाफ समाज के हर तबके से यह अपील की कि वो इस आंदोलन से जुड़ जाएं और पुलिस से उस आदेश को न मानने के लिए अपील की जिसको मानने के लिए उनकी अंतरात्मा गवाही न दे। हम लोगों के मन में था कि देश से भ्रष्टाचार मिटेगा, बेरोजगारी मिटेगी, देश का उन्नति होगा। इसी विश्वास से हम लोग जयप्रकाश जी को उस आंदोलन में शांत दिए थे। देश में तानाशाही आ गया था। इंदिरा गांधी के समक्ष कोई बोलने वाला नहीं था। सारी संस्थाएं इंदिरा गांधी वो पर हावी हो गई थी। उस समय कांग्रेस के लोग नारा लगाते थे कि इंदिरा ही कांग्रेस है और कांग्रेस ही इंदिरा है। जेपी आंदोलन की आग पूरे देश में धधकने लगी थी और दमन का चेहरा भयावह होता जा रहा था। 5 अक्टूबर 1974 को एक साथ कई जगहों पर पुलिस ने गोली चलाकर आंदोलन कुचलने की कोशिश की। केवल पटना में ही गोलीबारी से करीब 75 लोग मारे गए और 100 से ज्यादा लोग जख्मी हुए। जेपी आर पार की लड़ाई पर उतर आए। बेचैन परेशान इंदिरा ने अक्टूबर में अब्दुल गफूर को दिल्ली तलब किया। उमाशंकर दीक्षित इंदिरा का संदेश लेकर गफूर से मिले। उन्होंने कहा जेपी को 4 नवंबर से पहले गिरफ्तार कर लिया जाए, लेकिन गफूर ने हाथ खड़े कर दिए। उस समय तक आंदोलन बहुत बृहत रूप में फैल चुका था। अगर वह गिरफ्तार करते तो बिहार में बहुत बड़ा खून खराबा होता। इसलिए वो लाचार थे कि हम जयप्रकाश जी को गिरफ्तार नहीं करें। उन्होंने मुझे कहा कि मैडम चाहती हैं, यानी प्रधानमंत्री चाहते हैं कि आप 4 की रैली से पहले जेपी को गिरफ्तार कर लीजिए, नज़रबंद करिए, उनका हाउस अरेस्ट करिए, जैसे भी हो, लेकिन उनको रैली में नहीं जाने देना। अब्दुल गफूर ने 1 मिनट भी नहीं लगाया। उन्होंने गृह मंत्री उमाशंकर दीक्षित से कहा कि ये कलंक अब्दुल गफूर लेने के लिए तैयार रहे। इंदिरा ने राजा दिनेश सिंह और श्याम नंदन मिश्र को बातचीत का निमंत्रण देकर जेपी के पास भेजा। आंदोलन शुरू होने के बाद 1 नवंबर 1974 को पहली बार जेपी इंदिरा की बैठक हुई। बैठक आमने सामने होनी थी, लेकिन इंदिरा ने जगजीवन राम को बीच में ही बुला लिया। ये बैठक बेहद कड़वाहट के साथ खत्म हुई। जगजीवन राम को उन्होंने अपना उपकरण बनाया और अंत में जब बातचीत कहीं किसी सिरे पर नहीं पहुंच रही थी तो
जेपी ने कहा कि ठीक है, मैं चल रहा हूँ। अब इंदिरा गांधी ने जो टिप्पणी की जेपी के उठने पर, कहा कि जेपी आप जरा कुछ देश के बारे में भी सोचिए। ये जो वाक्य है, ये जो टिप्पणी है, वो जेपी को तीर की तरह लगी। इसलिए लगी क्योंकि जेपी देशभक्त थे, त्यागी थे, तपस्वी थे। इंदिरा ने सोचा था कि इस बैठक के बाद बिहार आंदोलन थम जाएगा। इसके लिए उन्होंने भ्रष्टाचार उन्मूलन, शैक्षिक सुधार, राजनीतिक बंदियों को रिहा करने से लेकर सीएम अब्दुल गफूर को बर्खास्त कर बिहार में राष्ट्रपति शासन लागू करने तक के प्रस्ताव रखे थे। लेकिन जेपी तो बिहार विधानसभा भंग करने पर अड़े थे। इंदिरा ने इनकार कर दिया, बातचीत टूट गई। कहते हैं जेपी ने उसी वक्त इंदिरा गांधी से कह दिया था कि अब सामना चुनाव मैदान में होगा। दिल्ली से पटना लौटे जेपी ने बिहार विधानसभा को घेरने के साथ आंदोलन को और तेज करने की योजना बनाई। बिहार के मौजूदा राजनीति के नायक उस वक्त छात्र थे और जेपी के साथ खड़े थे। तय हुआ 4 नवंबर को पूरा बिहार बंद होगा। 3 नवंबर से ही बिहार की अलग अलग जगहों से लोगों ने पटना में जुटना शुरू कर दिया। पटना के चप्पे चप्पे पर पुलिस और सीआरपीएफ को तैनात कर दिया गया। ठीक 10 बजे जेपी अपने घर से निकले तो हजारों लोग उनके पीछे पीछे चलने लगे। पुलिस हैरान रह गई कि कड़ी सुरक्षा के बाद भी इतने लोग कहां से पटना पहुंच गए। जयप्रकाश नारायण ने 4 नवंबर को एक नारा दिया। वो एक पर्ची, मैं भी साथ साथ चल रहा था, मेरे हाथ में उन्होंने पर्ची थमाया कि ये नारा लगाओ। वो नारा था, सुन ले ए दिल्ली की रानी, नहीं चलेगी अब मनमानी। सुन ले ए दिल्ली की रानी, नहीं चलेगी अब मनमानी। यह नारा जयप्रकाश नारायण ने जीप पर बैठे बैठे खुद अपने हाथों से एक कागज में लिखा था और मुझे दिया था, और ये नारा लगना शुरू हुआ। हम लोगों ने तो शुरू कर दिया। बाद में हम लोगों को आभास हुआ कि इस नारे की वजह से 4 नवंबर को यह जो 74 आंदोलन जो स्टार्ट शुरू हुआ था, यह सीधे केंद्र से उसकी टक्कर होने लगी। पुलिस ने प्रदर्शन को कुचलने के लिए लाठी और आंसू गैस का सहारा लिया। अचानक एक सुरक्षाकर्मी ने जेपी पर लाठी से प्रहार किया। किस्मत से यह प्रहार नानाजी देशमुख ने अपने हाथ पर ले लिया, पर कई लोग बुरी तरह जख्मी हुए। हजारों लोग गिरफ्तार किए गए। पूरा देश जेपी पर लाठी चलाए जाने की खबर से विचलित हो उठा। खलक खुदा का, मुल्क बादशाह का, हुक्म शहर कोतवाल का। खलक खुदा का, मुल्क बादशाह का, हुक्म शहर कोतवाल का। हर खासो आम को आगाह किया जाता है कि खबरदार रहें और अपने अपने किवाड़ों को अंदर से कुंडी चढ़ाकर बंद कर लें। गिरा लें खिड़कियों के पर्दे और बच्चों को बाहर सड़क पर ना भेजें, क्योंकि एक 72 बरस का बूढ़ा आदमी अपनी कांपती कमजोर आवाज में सड़कों पर सच बोलता हुआ निकल पड़ा है। पटना की सड़कों पर बरसी पुलिस की लाठी से जनता में आक्रोश था। राजनीतिक विकल्प का खाका बनने लगा। मोरारजी देसाई, चरण सिंह से वाजपेयी, आडवाणी और जॉर्ज फर्नांडिस तक एक कतार में नजर आने लगे। प्रशासनिक और चुनाव संबंधी सुधार किए जाएं, जिससे कि चुनाव सस्ते हों, सही तौर पर प्रतिनिधित्व संभव हो और प्रशासन जनता के निकट आए। बचपन में राष्ट्रीय चेतना। जेपी ने इस बात पर जोर दिया कि जनता ही सरकार होनी चाहिए, जिसका काम सत्ता परिवर्तन के बाद भी रहना चाहिए, जो नई सरकार पर अंकुश लगा सके। लेकिन तभी एक ऐसा हादसा हो गया जिसने एक तरफ जेपी आंदोलन की नींव हिला दी तो दूसरी तरफ पूरे देश को हैरत में डाल दिया। 2 जनवरी 1975 समस्तीपुर मुजफ्फरपुर बड़ी लाइन पर उद्घाटन के दौरान बम विस्फोट में 24 लोगों सहित केंद्रीय रेल मंत्री ललित नारायण मिश्र मारे गए। ललित नारायण मिश्र बिहार के बड़े नेताओं में शामिल थे।
इंदिरा आंदोलन को थामने के लिए उनकी लोकप्रियता से आस लगाए बैठी थी। जयप्रकाश जी भी विकास बिहार का चाहते थे, देश का चाहते थे, और ललित नारायण मिश्रा बिहार का विकास चाहते थे, रेल के क्षेत्र में चाहते थे। वो अपने से काफ़ी मदद किए थे और बहुत जगह बड़ी लाइन बैठाया था, उन्होंने रेल का विकास किया था, जिसका कांग्रेस के आपसी द्वंद्व में उनकी हत्या की गई है। और आंदोलन से कोई मतलब नहीं था, आंदोलन विकास के लिए था उस समय। आंदोलन के कई विरोधियों ने इस हादसे का जिम्मेदार जेपी से जुड़े लोगों को ठहराया, लेकिन जेपी ने साफ कहा कि ललित नारायण मिश्र कभी भी उनके निशाने पर नहीं थे और आंदोलन में जुटी शांतिपूर्ण भीड़ इस बात की गवाह है कि वो कभी हिंसा के पक्षधर नहीं रहे। वैसे सवाल उठाने वालों ने तो इंदिरा पर भी सवाल उठाए। ललित नारायण मिश्र को रास्ते से इंदिरा गांधी ने हटवाया। जिस परिस्थितियों में उनकी मृत्यु हुई है दुर्घटना के बाद, वे परिस्थितियां निर्मित की गई और ये जान करके आज की पीढ़ी को बहुत आश्चर्य होगा कि ललित नारायण मिश्र की हत्या के रहस्य का मुकदमा अभी भी निचली अदालत में पड़ा हुआ। 50 साल से एक मुकदमा है जिसका निर्णय जिसकी सुनवाई ही नहीं होती है। चाहेगा वो होगा। आंदोलन की लपटें लहक रही। इसी दौरान 10 फरवरी को जेपी के काफिले पर बम से हमला किया गया। हादसे में जेपी बाल बाल बचे, पर इस घटना से पूरे देश में हलचल मच गई। इसी बीच 11 अप्रैल 1975 को इंदिरा गांधी ने अब्दुल गफूर की जगह जगन्नाथ मिश्र को बिहार सीएम की कुर्सी सौंप दी। जगन्नाथ मिश्र ललित नारायण मिश्र के भाई थे। इंदिरा ने सोचा ये एक दोहरा दांव साबित होगा। उन्होंने कहा कि गफूर जी, मैं आपका मंत्रालय बदलना चाहता हूँ। गफूर को मालूम था कि ये क्यों बदलना चाहते हैं। अब कोई अगर मंत्री पद का लालची व्यक्ति होता, राजनीतिक नेता, जो अब्दुल गफूर नहीं थे, तो वो कहता कि ठीक है, आप बदल दीजिए, आपका अधिकार है। इसके विपरीत अब्दुल गफूर ने राजीव गांधी को चुनौती दी और उन्होंने वहीं पर इस्तीफा लिखा और बाहर निकल आए। तो ऐसे अब्दुल गफूर को मुख्यमंत्री पद से हटा करके इंदिरा गांधी ने 2 बातें की। एक तो भ्रष्टाचार को बढ़ावा देने के लिए और भ्रष्टाचार को शासन का एक शिष्टाचार बनाने के लिए उन्होंने जगन्नाथ मिश्र को मुख्यमंत्री बनाया। बिहार आंदोलन की मांग विधानसभा भंग करने की थी, पर चेहरा बदलने से कुछ भी नहीं बदला। इसी के बीच इंदिरा गांधी के लिए अदालत से भी बुरी खबर आई। 12 जून 1975 को इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 1971 में इंदिरा के रायबरेली से लड़े हुए चुनाव को अवैध घोषित कर दिया और अगले 6 साल तक चुनाव लड़ने के लिए अयोग्य करार दिया। इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले के बाद पटना में आंदोलन की निगाह इंदिरा गांधी की सत्ता पर जम चुकी थी। बिहार विधानसभा भंग करने का संघर्ष देश की संसद भंग करने की दिशा में चलने को तैयार हो रहा था। संसदीय दल की बैठक में इंदिरा ने पद छोड़ने से मना किया तो पहली बार जेपी ने छात्र आंदोलन को इंदिरा के खिलाफ ला खड़ा किया। पहली बार छात्र संघर्ष देशव्यापी रूप लेने लगा। तब इंदिरा ने एक ऐसा फैसला लिया जिसने हिंदुस्तान की आजादी को ही बंधक बना डाला। 25 जून 1975 को इंदिरा गांधी ने आपातकाल की घोषणा कर दी। मार्च 1977 में लोकसभा चुनाव हुए। पार्टियों और विचारधारा से परे जनता पार्टी के साए तले तमाम नेताओं ने चुनाव लड़ा। इस कुनबे में खांटी कांग्रेसी मोरारजी देसाई थे तो राजनारायण, जॉर्ज फर्नांडिस, मधु दंडवते जैसे समाजवादी भी थे।
संघ परिवार के अटल बिहारी वाजपेयी, लाल कृष्ण आडवाणी, नानाजी देशमुख थे, तो 67 में कांग्रेस से बगावत कर अलग हो चुके चौधरी चरण सिंह भी थे। यहां तक कि आपातकाल के दौरान इंदिरा गांधी के साथ रहे जगजीवन राम और हेमवती नंदन बहुगुणा जैसे कांग्रेसी भी इस कुनबे में आ मिले थे। जनता पार्टी की जोरदार जीत हुई। बिहार में तो 54 सीटों में से एक भी कांग्रेस हासिल नहीं कर पाई। आंदोलन भ्रष्टाचार, महंगाई और बेरोजगारी के खिलाफ था। जेपी आंदोलन से पूरी जनता जागरूक हो चुकी थी और उसी आंदोलन के बदौलत चुनाव में कांग्रेस को बिहार से पूरा सफाया हो गया। जेपी के पीछे साए की तरह डटे रहने वाले छात्र नेताओं ने पहली दफा संसद जाने का हक कमाया। 29 की उम्र में छपरा सीट जीतकर लालू प्रसाद यादव सबसे कम उम्र के सांसदों में शामिल हुए, तो हाजीपुर से 4,24,000 वोट के फासले से जीतकर रामविलास पासवान ने संसद के साथ गिनीज बुक में भी जगह बनाई। जॉर्ज फर्नांडिस तो बड़ौदा डायनामाइट केस में जेल में बंद थे। बगैर अपने क्षेत्र में गए वो 3 लाख वोटों से मुजफ्फरपुर सीट जीत गए। कर्पूरी ठाकुर ने समस्तीपुर से लोकसभा चुनाव जीता, लेकिन राज्य विधानसभा चुनाव के बाद सत्येंद्र नारायण सिन्हा के मुकाबले उन्हें विधायक दल का नेता चुना गया। 1977 में जब जनता पार्टी की सरकार बनी तो इसका स्पष्ट बहुमत था। उसमें कांग्रेस ओ, जनसंघ, स्वतंत्र पार्टी, लोकदल ये सब शामिल थे। कर्पूरी ठाकुर जी यद्यपि सबसे बड़े कद के नेता थे, लेकिन उनके नाम पर सर्वानुमति नहीं बन रही थी। तो मुरारजी भाई के करीबी नेता हुआ करते थे सत्येंद्र नारायण सिन्हा। उनके पिताजी भी आज़ादी के आंदोलन के बड़े नेता थे, अनुग्रह नारायण सिंह। तो जो कर्पूरी जी का लगभग तय हो गया सर्वानुमति से बनने का, तो सत्येंद्र बाबू उनके सामने खड़े हो। बिहार में जैसा कि आप जानते हैं कि पहली बार शायद कोई पिछड़ी जाति का नेता मुख्यमंत्री बन रहा था, इसलिए गोलबंदी हुई जाति के आधार पर। और मुझको याद है कि हमारी पार्टी के भी एक बड़े नेता थे, बाबू विनोद प्रसाद सिंह, वो भी सत्येंद्र बाबू के साथ हो गए थे। लेकिन बड़े व्यापक बहुमत के बाद के साथ कर्पूरी जी मुख्यमंत्री बनने में कामयाब हुए, यद्यपि ये चुनाव सर्वानुमति से ना हो करके चुनाव के तरीके से हो। 22 जून 1977 को कर्पूरी ठाकुर के नेतृत्व में जनता सरकार का गठन हुआ। कर्पूरी ठाकुर ने सत्ता संभालने के साथ ही नौकरी में पिछड़ी जाति को आरक्षण के चुनावी वादे को पूरा करने की प्रक्रिया शुरू की और तब से ही इसके समर्थन और विरोध में गोलबंदी शुरू हो गई। स्थिति ऐसी हुई कि जयप्रकाश नारायण तक पर ब्राह्मणवाद के आरोप लगने लगे। इस मसले पर उच्च जातियों के दबाव में कर्पूरी ठाकुर को 26% का आरक्षण बिहार में घटाकर 20% करना पड़ा। इस रियायत के बावजूद अप्रैल 1979 में उनकी सरकार गिर गई और सत्येंद्र नारायण सिंह, रामानंद तिवारी, कैलाशपति मिश्र के समर्थन के साथ रामसुंदर दास मुख्यमंत्री बनाए गए। लेकिन अब आंदोलन राजनीति में तब्दील हो चुका था। जनता पार्टी के भीतर ही सत्ता के संघर्ष को देखकर लोगों का मोह भंग हो रहा था। बंबई के जसलोक अस्पताल में डायलिसिस के लिए बिस्तर पर लेटे जयप्रकाश नारायण असहाय होकर महत्वाकांक्षा का मतलबी संघर्ष देखते रहे। उनके जीते जी उनके सपने की अकाल मृत्यु हो गई। 8 अक्टूबर 1979 को जेपी का भी निधन हो गया। अगले ही साल मध्यावधि चुनाव हुए, कांग्रेस ने केंद्र में वापसी कर ली और बिहार में भी। लेकिन आने वाले वक्त में पाटलिपुत्र में अनोखी राजनीति का उदय होने वाला था। एक अनूठे राजनेता का दौर शुरू होने वाला था। दिखाएंगे अपने अगले एपिसोड में। तब तक देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।